नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, यदि आप बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कक्षा 9वीं 10वीं के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो कम समय में हम किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखें, जिससे कि हमारी तैयारी पूरे तरीके से पूरी हो जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एससीईआरटी के बुक्स में लगे हुए चैप्टर्स को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ में जब हम तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, तो हमें किन-किन चीज़ों को और ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी एंगल से या दृष्टिकोण से हमारी तैयारी में कोई कमी या कसर न रह पाए। तो इन किताबों के चैप्टर्स पे हम बात तो करेंगे ही, साथ में आपको अपने पास हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से कोई एक ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें कि मेरे ख्याल से, क्योंकि समय कम है और बेस मजबूत करना है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास अगर आपके पास हो तो ज़रूर पढ़िए, या फिर कोई भी किताब आपके पास हो मूल रूप से, तो उसको भी समय निकालते हुए पढ़ते रहिए। या फिर वन लाइनर बुक अगर आप कोई रखे हों तो उसको भी पढ़िए, क्योंकि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से सवाल ज़्यादातर पूछे गए थे। मैं बताऊंगा कि क्या जब मैं एससीईआरटी या एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा या नहीं, उस पर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन प्रश्नों को देखिए कि कुल कितने-कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड लगभग 50 से 55 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। और दूसरा जो इसका मजबूत पक्ष है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को हमें बिल्कुल नज़रअंदाज करके नहीं चलना है, यहाँ से 20-25 प्रश्न बनेंगे। तीसरा जो है एनसीईआरटी, एससीईआरटी से 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। टोटल आपके लिए लगभग 80 सवाल इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पोर्शन लगा हुआ है, वो अप्रत्यक्षतः इनडायरेक्ट रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास का ही पोर्शन है। इस लेक्चर को देखना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है, ताकि आप तैयारी तो करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इतना अगर जानकारी हो कि जब पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें देख लेना चाहिए कि 9वीं 10वीं की कक्षा में बिहार बोर्ड में एससीईआरटी के अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर लगे। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में बार-बार ये लग रहा है कि हमने एससीईआरटी की बुक नहीं देखी, लेकिन इस लेक्चर को जब आप देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, जो-जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें से कुछ चीज़ें तो एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो हमें और उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। देखिए, परीक्षा का क्या है कि आप कितना भी तैयारी करेंगे, मान लीजिए आपको साल भर इसकी तैयारी करने का मौका दे दिया जाता तो भी उतना ही दिक्कत होती। यदि 12 दिन 15 दिन भी दिया जाएगा तो भी उतना ही दिक्कत है। तो इस चैनल से जुड़े हुए हैं सतर्क रहने के लिए, और आपको सही दिशा देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद है कि मेरी बातों से आप सभी सहमत होंगे और उसी हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देंगे। लेवल आपको रखना है बीए और एमए लेवल का। भले हम 9वीं 10वीं कक्षा की पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने पढ़ाई का लेवल बीए और एमए के लेवल का रखना है। जाहिर-सी बात है कि जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी बीए और एमए तक के स्तर को अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप प्रैक्टिस सेट लेकर नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लेकर हम समय के अनुसार बिल्कुल आएँगे, और हमारा ये मानना है और अनुभव रहा है कि हम मेन टाइम पर किस तरीके से अपनी तैयारी को गति दें, किस तरीके से आगे उसको बढ़ाना चाहिए, उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। लेकिन उसके पहले कुछ सब्जेक्टिव तौर पर जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, उनको ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि कम समय में 9वीं 10वीं की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो कैसे करें। तो सबसे पहले जो पुस्तक लगी हुई है एससीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी पर मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूं और वक्त भी नहीं है कि विस्तार से बातचीत किया जाए, इसलिए केबीएस का प्लेलिस्ट हमने आप सभी को दे दिया है और टेलीग्राम चैनल में भी दिया है और अपने वाईटी स्टूडियो में भी इसको कम्युनिटी सेक्शन में दे दिया है। तो एक बार समय निकाल कर आप लोग जरूर देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत कमेंट्स कर देते हैं कि
ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि परीक्षा में धैर्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। घबराएंगे तो आते हुए प्रश्न के उत्तर भी गलत हो जाएंगे। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको छोटी छोटी सिखाने के क्रम में भी बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं अपनी विषय वस्तु पर आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ विद्यार्थी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ऐड आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐड डाले हुए हैं। देखिए, मैं तो जब निःशुल्क पढ़ा सकता हूँ तो ऐड की कोई यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूब के मैकेनिज्म में है कि वो ऐड खुद से अपने को उसमें डालते हैं, उनका भी अपना एक तरीके से ये सिस्टम है, तो उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक चीज़ ये भी रही, तो इसलिए बी पॉजिटिव होके चीज़ों को आगे देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि जो कक्षा 9वीं 10वीं में किताब लगी है उसका नाम है गोधूली, ठीक है। गोधूली इसका नाम है और ये 2 खंडों में बटी हुई है, खंड 1 और खंड 2। गोधूली पर मैं आगे बात करूं, गोधूली शब्द वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर वो कमेंट्स कर सकते हैं कि गोधूली किस समय को कहा जाता है, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ये आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर चुके होंगे कि गोधूली को वो कहाँ पर पढ़े थे वाक्य के लिए एक शब्द के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको बताइए आप लोग। गोधूली भाग 1 में आप देखेंगे कि गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंडों में बटा हुआ है भाग 1। गद्य खंड में बात करें तो शिव पूजन सहाय की कहानी लगी हुई है, कहानी का प्लॉट। राजेंद्र प्रसाद, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, निबंध के तौर पर। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनका निबंध लगा हुआ है ग्राम गीत का मर्म। फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम, कहानी लगी हुई है। तो लाल पान की बेगम आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी इसको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये आपके लिए नई कहानी नहीं है, आपने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा। हाँ, यहाँ पर इसलिए आपका जुड़ना सार्थक हुआ होगा कि आपको पता चल जाएगा कि 9वीं 10वीं में लाल पान की बेगम भी पढ़ना है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कई जगह पे बीए एमए में भी इसको पढ़ना होगा। तो इसलिए किसी भी रचना या रचनाकार को हम पाठ्यक्रमानुसार बांट कर नहीं देख सकते अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला जो चैप्टर लगा हुआ है अमृतलाल नागर, भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक, निबंध के तौर पर है। इसको हम एनसीईआरटी के दौरान भी पढ़े थे। विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र लगा हुआ है। अष्टावक्र, राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज लगा है टालस्टाय के घर में। अनुपम मिश्र, पधारो महारे देश, ये सिनेमा से जुड़ा हुआ चैप्टर है। शरद जोशी, व्यंग्य इनका पढ़ना है रेल यात्रा। जगदीश नारायण चौबे, निबंध पढ़ना है। रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान रखना आपको, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है बल्कि दिवाकर है, हालांकि अर्थ दोनों का एक ही है, दिनकर हो चाहे दिवाकर हो, लेकिन यहाँ पर नाम अलग अलग है। रामधारी सिंह दिवाकर अलग लेखक है। सूखी नदी का पुल, कहानी इन्होंने लिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर, शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा शास्त्र की दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो मोटे तौर पर गोधूली भाग 1 में देखा जाए, उसमें खंड गद्य खंड के अंतर्गत तो शिवपूजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रेणु, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार, अनुपम मिश्र, शरद जोशी, जगदीश नारायण चौबे, रामधारी सिंह दिवाकर और रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें से कुछ लेखक आपके लिए नए होंगे और बहुत सारे इसमें लेखक पुराने भी हैं। उनकी रचनाओं को भली भांति आप देख लीजिए, जिनको कि आप अभी इस वक्त लेक्चर के दौरान याद कर सकते हैं, बाद में इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलते हम बात करते हैं कि काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है। गोधूली भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो रैदास के कुछ पद लगे हुए। रैदास, जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में भक्ति काल, निर्गुण मार्गी शाखा, रैदास की रचनाएं, इनकी बानी, इनकी गुरु, सब कुछ आपके मन में आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तभी ये मानकर चलिए कि आप सही मायने में तैयारी पहले से कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। दूसरे कवि हैं मंझन, इनका पढ़ना है कड़बक। सूफी कवियों में आप देखेंगे कि कड़बक शैली का प्रयोग किया गया है। अब ये कड़बक शैली क्या है, जब मैं अभी जैसी के बारे में बात करूंगा और मंझन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने दोहा और चौपाई का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको कड़बक के एरिया में लिया जाता है। ये काम तुलसीदास भी करते थे, लेकिन
सूफी कवियों और तुलसीदास के पैटर्न में अलग अलग था, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का पद पढ़ना है। हरिऔध, पलक पावड़े। हरिऔध की चर्चा मैं छठी आठवीं में भी कर रहा था जब इनकी एक रचना कर्मवीर पढ़नी थी। देखिए, मुझे परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है, मुझे परीक्षा में बैठना भी नहीं है, लेकिन इतना मैं याद करके रखा हुआ हूँ कि छठवीं से आठवीं में क्या पढ़ना है, नवीं से 10वीं में क्या पढ़ना है, 11वीं से 12वीं। कुछ लेखक आपको दोहराते हुए नजर आएंगे, हर चैप्टर में, हर किताब में लगे हुए हैं वो लेखक। तो इसका मतलब है कि आपको विशेष तौर पर इनको ध्यान में रख के जाना है। हरिऔध की रचना पढ़ना है, कविता पलक पावड़े। महादेवी वर्मा का भी पढ़ना था, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब यहाँ पर 9वीं 10वीं की पुस्तक में मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ना है, लेकिन कई जगहों पर इसको बीए और एमए में भी पढ़ना है, तो इसलिए आप इस कविता को बिल्कुल ध्यान में रखिए। हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ना, आ रही रवि की सवारी। इसके पहले छठी से आठवीं में भी हरिवंश राय बच्चन को हमें पढ़ना था। केदारनाथ अग्रवाल, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसके पहले बसंती हवा नाम से इनकी एक कविता पढ़नी थी, ठीक है। यहाँ पर 9वीं 10वीं में केदारनाथ अग्रवाल को देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लीलाधर जगूड़ी, मेरा ईश्वर। राजेश जोशी, रुको बच्चों। विजय कुमार, निम्मों की मौत पर। सीताकांत महापात्र, समुद्र। पाब्लो नेरूदा, कुछ सवाल। तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर तो देखने में 12-12 चैप्टर लगे हुए हैं। आप गद्य में भी देख रहे हैं 12 है, तो इसमें से आप देखेंगे कि 10 के आसपास में आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुश्किल से ये किताब 100 पेज के आसपास में, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, इसके अक्षर भी बड़े बड़े, इसलिए आप चाहें तो 1 घंटे में इस किताब को पूरा खत्म कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। छठी से आठवीं तक की जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी, उनके लिए बुक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये बुक सरकारी तौर पर स्कूलों में ही दी जाती है। इसलिए मैंने छठी से आठवीं तक की जो किताब मैंने ली हुई थी, वो कुछ बच्चों से मैंने मांगी हुई थी, जो कि छठी आठवीं में। उनको लगा कि मैं ये किताब क्या करूंगा। बाद में मैंने बताया कि आपको जो नए टीचर्स पढ़ाने आएंगे, उनको पढ़ाने के लिए हमने एक किताब आपसे मांगना पड़ा है मुझे, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। तो इंडेक्स मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। 9वीं 10वीं की किताब आपको मिल जाएगी, जो गोधोली है वो आपको चाहे तो मिल जाएगी, और 11वीं 12वीं की किताब भी बुक शॉप पे मिल जाएगी। लेकिन छठी से आठवीं तक, 1 से लेकर 8 तक की किताब बिहार में एकदम से फ्री में स्कूलों में दी जाती है, वहीं से बच्चों को मिलती है। तो चैप्टर्स देखिए 12-12 दोनों में दिए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे कि 10 के आसपास में ही चैप्टर महत्वपूर्ण है। टोटल मतलब 20 मैं बोल सकता हूँ, और ये 20 जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए कहीं न कहीं इतिहास में या फिर अपने पढ़ाई के दौरान आप पढ़ चुके होंगे। बस ज़रूरत है कि आपको ये जानकारी हो कि किसे-किसे हमें प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया गोधोली भाग 1। अब बात करते हैं कि 2 में क्या-क्या पढ़ना है। 2 को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर भी याद आएँगे कि हमने जब केवीएस की तैयारी की थी तो वहाँ पर भी ये चैप्टर लगे हुए थे। जिसमें पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, निबंध के तौर पर है। नलिन विलोचन शर्मा, इनकी कहानी लगी हुई है विष के दांत। नलिन विलोचन शर्मा की एक बड़ी खास किताब है जो इतिहास लेखन से संबंधित आती है। अगर कोई विद्यार्थी कमेंट्स करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में किताब कौंध गई होगी, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा, वो किताब कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, खासतौर से जब आप एमफिल पीएचडी करने जाते हैं तो इस किताब को पढ़ना पड़ता है। अब इतना मैं संकेत कर दिया हूँ, आप संकेत को पकड़ के आगे बढ़ना शुरू कर दिए होंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा का की जो कहानी पढ़ना है, विष के दांत। मैक्स मुलर की रचना पढ़नी है, भारत से हम क्या सीखे, भाषण के तौर पर है, तो इसको अगर स्किप भी करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए 9वीं 10वीं पढ़ना है, लेकिन ऑलरेडी आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ी होगी। गुणाकर मूले, नागरी लिपि के बारे में निबंध है, तो इसको भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से एक बार देखना चाहिए। अमरकांत की कहानी पढ़ना है, बहादुर। वैसे अमरकांत की ज्यादातर कहानियां बहुत ही फेमस हैं और पढ़ने लायक हैं, जिसमें कि आपने डिप्टी कलेक्टर नाम से कहानी पढ़ी होगी। इस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना था बहादुर, जो कहानी के तौर पर है। रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, निबंध के तौर पर है, काफी अच्छा निबंध, परंपरा का मूल्यांकन। पंडित बिरजू महाराज, जित जित मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार है। अशोक वाजपेयी, आविन्यो, ललित रचना के रूप में है। विनोद कुमार शुक्ल, मछली, कहानी के विधा में है।
यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र है। महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र। तो आप देख रहे हैं कि गोधूली भाग 1 और 2 दोनों के चैप्टर्स में जो भी पैटर्न है, और आखिरी चैप्टर आप देख रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गद्य खंड में हमने देखा कि भीमराव अम्बेडकर, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल इत्यादि को पढ़ना था। इसके बाद अगर काव्य खंड में देखें तो यहाँ पर गुरु नानक, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगर मान लीजिए पंक्ति पूछ ली जाती है और किसका है, तो जो बच्चे अभी तक इस विषय सूची नुमा लेक्चर को देख रहे होंगे वो इसको तुरंत कर लेंगे, और जिनको लग रहा होगा कि ये फालतू में बकवास चल रही है तो वो खोजना शुरू करेंगे, वो तुलसीदास बना के आ सकते हैं। लेकिन ये देखिए किसका है, ये है गुरु नानक का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके समय को ध्यान में रखते हुए, उसकी कीमत को पहचानते हुए मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि जितना भी बता सकूं, कम समय में जितना बता सकूं उतना बताने का प्रयास रहता है। अगला जो चैप्टर लगा है काव्य खंड में, रसखान, प्रेम अयन श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो ये रसखान का है। रसखान जो कि कृष्ण भक्ति शाखा में, इनके पूरा नाम क्या क्या है, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कुछ प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा की है। देखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर है, लेकिन मामला फंसता है कि आप लोगों के पास वक्त नहीं, और वक्त नहीं है इसको तो अब कोई ला के दे भी नहीं सकता है, ये आप ही के हाथ में है। घनानंद, अति सूदो सने को मार गए, मो असुआ नहीं लय बरस। तो ये पंक्ति न जाने कितनी बार लोग कहते भी नजर आते हैं, जो ज्यादातर प्रेम में विश्वास रखते हैं। तो घनानंद की एक काफी चर्चित पंक्ति है, प्रेम घन स्वदेशी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से के युग से इसमें कविता को ले लिया गया प्रेम घन। अब प्रेम घन का पूरा नाम क्या है ये आपके मन में आ गया होगा। सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता, बहुत ही फेमस ये कविता, और लगभग विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये मुझे देखने को मिल जाती है, भारत माता। रामधारी सिंह दिनकर, ऊपर हमने रामधारी सिंह दिवाकर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हैं, दोनों अलग अलग हैं। जनतंत्र का जन, रामधारी सिंह दिनकर की कविता। अज्ञे की कविता हिरोशिमा। कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। वीरेन डंगवाल, हमारी नींद। अनामिका, अक्षर ज्ञान। जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर। रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये चैप्टर लगे हुए, इसमें आप देख रहे हैं कि काव्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेमघन, पंत, दिनकर, अज्ञे, कुंवर नारायण। अब कुंवर नारायण सप्तक से जुड़े हुए, हालांकि अज्ञे भी जुड़े हैं, लेकिन मैं कुंवर नारायण से सवाल पूछूंगा कि किस सप्तक में, ठीक है। अनामिका जो कि स्त्री कवित्री के रूप में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए हम SCERT के रूप में इन पाठकों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के भी अंश के रूप में, इसको हम नकार नहीं सकते। तो देखिए हमने मोटे तौर पर कक्षा 9वीं 10वीं में क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर्स पे बातचीत कर ली, आप इससे परिचित हो गए होंगे, जिससे कि आपको एक दिशा जरूर मिली होगी कि हमें अपनी पढ़ाई को किस दिशा में और किस तरीके से गति देना है। और जो भी सावधानी के लिए हमने बिंदुओं पर चर्चा की, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, उनको ध्यान में रखिए। बाकी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आएगा हमारी तैयारी कंप्लीट होती जाएगी। आप कल्पना कीजिए जैसे आपके घर में अगर शादी विवाह का फंक्शन रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो समय से पहले तैयार होता है, आखिर तक बारात आने तक एकदम तैयारी चलती रहती है। तो इस एग्जाम को भी उसी तरीके से आपको लेना है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा, इसका मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।